नमस्कार। डेली पीसीएस जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रक्षा मंत्रालय। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सीमा सड़क संगठन द्वारा पूरी की गई 27 आधारभूत परियोजनाओं का उद्घाटन किया। बात करें सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की, तो इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा 7 मई 1960 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह भारत के सीमा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण व रख रखाव का कार्य करता है। इस संगठन ने भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान आदि मित्र देशों में भी सड़कों का निर्माण किया है। बीआरओ का आदर्श वाक्य श्रमेण सर्वम साध्यम है। प्रारंभ में बीआरओ भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन कार्यरत था, लेकिन 2015 से यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम कर रहा है, इसलिए विकल्प ए सही है। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, मोनेक्स किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रयोग, चंद्र विषयक प्रयोग, मॉनसून प्रयोग या फिर आर्द्र भूमि स्थलों से? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मॉनसून प्रयोग। मोनेक्स मॉनसून प्रयोग यानी मॉनसून एक्सपेरिमेंट का संक्षिप्त रूप है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह मॉनसूनी परिसंचरण एवं इससे संबंधित अन्य मौसमी परिघटनाओं की बेहतर समझ के लिए GARP के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। GARP का मतलब वैश्विक वायुमंडलीय अनुसंधान कार्यक्रम यानी ग्लोबल एटमॉस्फेरिक रिसर्च प्रोग्राम है। मोनेक्स को 2 घटकों विंटर मोनेक्स एवं समर मोनेक्स में विभाजित किया गया है। वैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने विंटर मोनेक्स के अंतर्गत दिसंबर 1978 से मार्च 1979 तक दक्षिण चीन सागर में मॉनसूनी परिसंचरण का अवलोकन किया, जबकि समर मोनेक्स के अंतर्गत मई 1979 से अगस्त 1979 तक हिंद महासागर में मॉनसूनी परिसंचरण का अवलोकन किया। बता दें कि मॉनसून एक क्षेत्र की प्रचलित या सबसे तेज हवाओं की दिशा में एक मौसमी परिवर्तन है, जिसका आगमन भारत में एक नियत समय पर होता है। मॉनसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसिम से हुई है। भारत में मॉनसूनी वर्षा जून से सितंबर के बीच होती है। भारत में सबसे पहले मॉनसूनी हवाएं केरल के तट से टकराती हैं। इसे ही मॉनसून प्रस्फोट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, नजदीक एवं दूर स्थित वस्तुओं दोनों को स्पष्ट रूप से, या फिर ना ही नजदीक की और ना ही दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। मायोपिया का अर्थ है निकट दृष्टि दोष। इस दृष्टि दोष से ग्रस्त व्यक्ति नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, अतः विकल्प ए सही है। इससे ग्रस्त व्यक्ति के लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा? विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड विस्काउंट, ग्रेनविल ऑस्टिन या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड विस्काउंट। लॉर्ड विस्काउंट ने भारतीय संविधान की आलोचना करते हुए संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा, क्योंकि इसमें हिंदुओं का प्रभुत्व था, इसलिए विकल्प बी सही है। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है और सभी ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है समानता के अधिकार से,
अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से, धर्म की स्वतंत्रता से या फिर संपत्ति के अधिकार से? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धर्म की स्वतंत्रता से। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की याचिका पर धर्म परिवर्तन के लिए घोषणा के प्रावधान के खिलाफ एमपी हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर प्रकार के धर्मांतरण को गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। गौरतलब है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था? 1957, 1953, 1962 या फिर 1965? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1953। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद एक विकास पहल के रूप में भारत ने 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी सीडीपी को शुरू किया गया। इसकी वृहत प्रेरणा अमेरिकी विशेषज्ञ अल्बर्ट मेयर द्वारा शुरू की गई इटावा परियोजना से प्राप्त हुई थी। इसमें ग्रामीण विकास की लगभग सभी गतिविधियों को शामिल किया गया, जिन्हें लोगों की भागीदारी के साथ ग्राम पंचायतों की सहायता से लागू किया जाना था। वर्ष 1953 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी सीडीपी के सहयोग के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा यानी नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की भी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता प्रयासों के आधार पर विकास कार्य को आगे बढ़ाना है। अतः विकल्प बी सही है। लेकिन यह कार्यक्रम भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका ना निभा सका। 1957 में सरकार ने सीडीपी तथा एनईएस के कामकाज की जांच करने और बेहतरी के सुझाव देने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1962, 1972, 1992 या फिर 1966? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1966। हाल ही में भारत और एशियाई विकास बैंक ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए $1.2 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते में पूर्वोत्तर राज्यों जैसे त्रिपुरा तथा असम में बिजली क्षेत्र और राजमार्गों में सुधार, चेन्नई में मेट्रो रेल कनेक्टिविटी आदि के लिए परियोजनाएं शामिल हैं। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। इसलिए विकल्प डी सही है। एडीबी का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसमें कुल 68 सदस्य हैं। भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है। कुल सदस्यों में से 49 सदस्य देश एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं, जबकि 19 सदस्य अन्य क्षेत्रों से हैं। एडीबी का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। अगला प्रश्न है, ई स्पोर्ट्स के लिए किसे नोडल एजेंसी बनाया गया है? इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, युवा मामले और खेल मंत्रालय। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेटी ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए नियमों का मसौदा जारी किया है। इसका मकसद ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े स्टार्टअप और इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना है, साथ ही इस क्षेत्र को रेगुलेट करना भी है। प्रस्तावित नियमों को सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में संशोधन के रूप में पेश किया गया है। गौरतलब है कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोडल मंत्रालय नियुक्त किया गया है, जबकि ई स्पोर्ट्स के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पूर्व एशियाई देश लैंडलॉक्ड यानी स्थलाबद्ध देश है?
लाओस, कंबोडिया, वियतनाम या फिर थाईलैंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लाओस। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र स्थलबद्ध देश है, अतः विकल्प ए सही है। इसकी राजधानी वियंगचान है और यह वर्ष 1953 में फ्रांसीसी शासन की समाप्ति के बाद स्वतंत्र हुआ। यह वर्ष 1997 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का तथा वर्ष 2013 में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का सदस्य बना। अगला प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जनवरी, 5 जनवरी, 4 जनवरी या फिर 6 जनवरी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 जनवरी। बीती 4 जनवरी को दुनिया भर में विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। यह दिवस लुई ब्रेल के जन्म के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस दिवस का उद्देश्य अंधे और आंशिक रूप से दृष्टिहीन लोगों के लिए मानवाधिकारों की प्राप्ति में संचार के साधन के रूप में ब्रेल लिपि के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। गौरतलब है कि लुई ब्रेल दुनिया भर में अंधे लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली और पढ़ने लिखने की ब्रेल लिपि के आविष्कारक थे। ब्रेल लिपि में अक्षर और संख्या का संयोजन है। यह संगीतमय, गणितीय और वैज्ञानिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए 6 बिंदुओं से बनी होती है। यह दुनिया भर में उन लोगों के लिए एक तरीके के रूप में उपयोग की जाती है जो दृष्टिहीन है या पढ़ने और लिखने में दृष्टिबाधित हैं। बता दें कि नवंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर इस दिन को मान्यता दी थी। तब से ब्रेल साक्षरता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में हर साल यह दिवस मनाया जाता है। अंतिम प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? लाला लाजपत राय, कैथरीन मेयो, मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर डॉक्टर राधाकृष्णन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई थी, इसलिए विकल्प ए सही है। प्रयाग के इंडियन प्रेस लिमिटेड द्वारा 1928 में प्रकाशित होने वाली यह पुस्तक कैथरीन मेयो की मदर इंडिया का प्रतिवाद यानी विरोध है। बता दें कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखी, जबकि डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा इंडियन फिलॉसफी नामक पुस्तक लिखी गई। आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। सुर्खियों में रहा सियोम पुल निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।